बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल बिजनेस चैप्टर नंबर 9, द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इन्वायरमेंट। लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर पे डिस्कशन की थी, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया था। उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम क्या क्या स्टडी किया था। हमने एक्सचेंज रेट के ऊपर बात की थी, एक्सचेंज रेट क्या होता है। हमने G8 कंट्रीज़ के बारे में बात की थी कि G8 कंट्रीज जो बड़ी करेंसीज है वो कौन सी हैं, उनके इस टाइम एक्सचेंज रेट क्या चल रहे हैं, उन पर बात की थी। हमने हमने करेंसी रिस्क के ऊपर बात की थी, एप्रिसिएशन उसकी डेप्रिसिएशन के ऊपर बात की थी, और कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल करेंसीज की बात की थी हमने लास्ट टाइम। कैपिटल फ्लाइट की बात की थी हमने, फॉरेन एक्सचेंज की बात की थी, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स की बात की थी। ठीक है। इसी टॉपिक को हम यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और आज हम अगले डिफरेंट कॉन्सेप्ट को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स क्या है, करेंसी रिस्क क्या होता है उसको, और मार्केट्स पे या कंज्यूमर्स पे या कंट्रीज़ पे इसका क्या इफेक्ट होता है, जो करेंसी रिस्क होता है इसका। ठीक है। और एक्सचेंज रेट को हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज जो है बेसिकली ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी दैट आर ट्रेडेड। ठीक है, तमाम पैसे की वो इकसाम जो कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसीज की हम बात करें, या हम बैंक डिपॉजिट्स की बात करें, चेक्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र की बात करें, वो सारे के सारे फॉरेन एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, यानी कि दूसरे मुल्क के साथ जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, मुआवजे के तौर पे, तो उसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, इसमें फॉरेन करेंसीज भी आ जाएंगी, बैंक डिपॉजिट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स भी आ जाएंगे, चेक्स वगैरह का इस्तेमाल भी आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे मिसाल देना चाहता हूँ कि कनाडा जो है वहाँ पे कैनेडियन डॉलर इस्तेमाल होता है, जापान में जापानीज येन इस्तेमाल होता है, इटली में जो है वो यूरो डॉलर इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर कैनेडियन ने, हम एक मिसाल दें, कनाडा का एक बंदा है, उसने जापानीज को पे करना है। ठीक है, ये एक जापानीज है, उसने इटालियन को पे करना है, या एक इटालियन है, इटली वाला बंदा, उसने कनाडा वाले को पे करना है, तो क्या होगा? जाहिर बात है, जापान वाला जो है वो येन में पे करेगा, इटली वाला जो है वो यूरो में पे करेगा, कनाडा वाला जो है कैनेडियन डॉलर में पे करेगा। ये सारी की सारी जो करेंसीज हैं इनको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यूरो की बात कर रहे हैं, येन की बात कर रहे हैं हम, और हम कैनेडियन डॉलर की बात कर रहे हैं। ये सारी की सारी फॉरेन एक्सचेंज कहलाती हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिप्रेजेंट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी, तो इसमें सारी की सारी आ जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसीज, बैंक डिपॉजिट्स, चेक्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर जो है वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक और हम एक इशू डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि करेंसीज जैसा कि यूरो, येन और यूएस डॉलर की हम बात करें, आर ट्रेडेड ऑन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। ठीक है, ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में भी इनकी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, बाजू का ऐसा होता है जी कि हम कुछ चीज़ों की एक्सचेंज नहीं कर रहे होते। बहुत सारे लोग हैं, आपने अक्सर नाम सुना होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग का। ठीक है, इंटरनेट पे बहुत सारे लोग जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली जो है वो दो चीज़ों को मिला के एक वर्ड बनाया हुआ है, फॉरेक्स। फॉरेक्स होता है FOREX, फॉरेक्स। अगर इसमें से, इस फॉरेक्स में से हम FOR को अलग कर दें और EX को अलग कर दें, तो ये दो इसके वर्ड बन जाते हैं। फॉरेक्स में फॉर से मुराद जो है फॉरेन है, और EX से मुराद जो है वो एक्सचेंज है। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज दो वर्ड हैं, फॉरेन एक्सचेंज दो वर्ड को मर्ज करके उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग बनाया हुआ है। बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग है, तो उसकी जो शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग बनाई हुई है। डिफरेंट लोग इंटरनेट के ऊपर जो है वो इस चीज़ का कारोबार करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसीज को बाय कर लेते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर उनको जो है वो प्रॉफिट मिलता रहता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जो कि कमोडिटीज़ में, करेंसीज में डील करती हैं। आप वहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाते हैं, और वो कभी करेंसी ऊपर चली जाती है, आपको फ़ायदा हो जाता है, कभी करेंसी नीचे चली जाती है, आपको नुकसान हो जाता है। तो डेली बेसिस पे जो है वो पॉइंट्स में रेट्स वगैरह जो है वो चेंज उसमें आपको नज़र आती रहती है। ठीक है, कभी ग्राफ ऊपर चला जाएगा आपका, कभी ग्राफ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आजकल इसमें इन्वॉल्व हैं,
इंटरनेट के ज़रिए से करेंसीज़ में इन्वेस्टमेंट करके, जो इस टाइम अच्छी करेंसीज़ हैं, जैसे कि G8 की मैंने बात की, ये अच्छी करेंसीज़ हैं, इनकी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो लोग इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ख़ास तौर पे लोग डॉलर्स में, पाउंड्स वगैरह में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है? ताकि उनको फ़ायदा हो। तो ऐसी मार्केट जहाँ पे इन करेंसीज़ की डीलिंग होती है, ठीक है? तो उन मार्केट्स को हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स कहते हैं। अब उनकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती, ठीक है? जैसे कि इंटरनेट की मिसाल दी मैंने, इंटरनेट पे अकाउंट बना के आपने अपना अकाउंट बना लिया और वहाँ पे आपने 10,000 इन्वेस्टमेंट कर दी, डॉलर खरीद लिए, अब उनके ऊपर आपको प्रॉफिट आ रहा है, या डॉलर जब बढ़ जाएंगे तो आप उसको ज़्यादा पैसों में कन्वर्ट कर सकेंगे, ठीक है? यानी खरीदे आपने कम पैसों के होंगे और जब बेचेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे उसके रुपीज़ में। तो इस तरह से लोग मुनाफे की गर्ज से जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉरेन करेंसीज में, ठीक है? तो अब इसके लिए बात की जा रही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स की, कि ऐसी मार्केट्स जहाँ पे इन फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन करेंसीज की डीलिंग्स होती हैं, ठीक है, या कमोडिटीज़ की, उनको हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स कहते हैं, ठीक है? तो इसके लिए कोई फिजिकली या कोई फिक्स लोकेशन का होना ज़रूरी नहीं है। ये बेसिकली आपके जो है बैंक्स के दरमियान भी डीलिंग हो सकती है, बैंकों से भी आप इसकी डीलिंग कर सकते हैं, या जो आपके करेंसी ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, उनसे भी आप डीलिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट के साथ इसकी डीलिंग हो सकती है, या जो एक्सचेंज एजेंट्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे कि आपके डिफरेंट वेस्टर्न यूनियन के नाम से आप एक नाम सुना होगा, ठीक है? डबल ए एक्सचेंज के नाम से आपने नाम सुना होगा, या आपके अगर मैकडोनल्ड के पास देखें तो डबल ए एक्सचेंज के आपका ऑफिस नज़र आएंगे, और डी ग्राउंड में आप चले जाएँ तो वेस्टर्न यूनियन के आपको ऑफिस नज़र आएंगे। ये बेसिकली करेंसी एक्सचेंज एजेंट्स हैं ना, ठीक है? इनसे भी ये करेंसीज की एक्सचेंज हो जाती है। तो इसके लिए कोई फिक्स लोकेशन का होना ज़रूरी नहीं है, कि सारी की सारी ये मार्केटें कहलाती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसमें बैंक्स भी आ जाते हैं, बैंक भी इसकी डीलिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स के साथ भी हो सकती है डीलिंग, करेंसी ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग जो हैं वो करेंसी का ही काम करते हैं, करेंसी लेके रख लेते हैं और जब करेंसी बढ़ जाती है तो फिर उसको महंगी करके बेचते हैं। तो इस तरह इस ऐसी मार्केट जिसमें हम फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग कर रहे होते हैं, उसको हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं, ठीक है? अब आते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, करेंसी रिस्क के ऊपर, ठीक है? करेंसी रिस्क एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है, जो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए से समझाना चाहूँगा कि करेंसी रिस्क किस तरह से है। इन 2012 में हम अगर बात करें, इंडिया की बात करें, इंडिया में 2012 का स्टेटस अगर हम देखें तो उस वक़्त जो है ना, इंडिया को $1 खरीदने के लिए 48 रुपये अदा करने पड़ते थे। यानी कि 2012 में इंडिया में जो डॉलर था ना, वो 48 रुपये का था, ठीक है? लेकिन हुआ क्या, 2013 में इंडिया में वही डॉलर जो है 48 रुपये से बढ़ के 58 रुपये का हो गया। यानी कि 1 साल के अंदर 10 रुपये जो है वो उसकी प्राइस बढ़ गई। इसका मतलब क्या है कि इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो गई और डॉलर जो है वो एप्रिशिएट हो गया। इंडियन करेंसी में वैल्यू डाउन हो गई उसकी। 20% इंडियन करेंसी की वैल्यू डाउन होगी। ये मैं 2013 और 14 का स्टेटस बता रहा हूँ। 2013 में इंडिया में जो डॉलर मिलता था वो 48 रुपये, 12 में जो मिलता था 48 रुपये का मिलता था, और 13 में जो मिलता था वो 58 रुपये का मिलता था। 10 रुपये की चेंज आ गई। अब इस चेंज की वजह से हुआ क्या, ठीक है? पहले जो 2012 में इंडियंस $1 खरीदते थे 48 रुपये दे के, अब वही डॉलर तो सेम ही है, डॉलर वही है, अब वही डॉलर जो है इंडियंस जो है 2013 में खरीद रहे हैं 58 रुपये दे के, यानी कि 10 रुपये इजाफी दे के वही सेम डॉलर जो वो 48 रुपये का खरीदा करते थे 2012 में, अब वही सेम डॉलर वो 48 रुपये की बजाय 58 रुपये के खरीद रहे हैं 2013 में, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया, इंडियन जो करेंसी है वो डाउन हो गई है और डॉलर जो है वो एप्रिशिएट हो चुका है, ठीक है? अब इसका इफेक्ट क्या होगा इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर, जो है इसका वो इफेक्ट क्या होगा, ये 12 महीनों के अंदर जो चेंज आई है 10 रुपए की, इसका इफेक्ट ये होगा कि इंडियन जो प्रोडक्ट्स है ना, ठीक है, वो अमेरिकन के लिए लेस एक्सपेंसिव हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। सादी सी मिसाल कि अमेरिकन अमेरिकन अगर ख़रीदना चाहेंगे ना इंडिया से, तो वो $1 दे के 58 रुपये की चीज़ें ख़रीद सकते हैं इंडिया से। पहले वो 2012 में $1 के ज़रिए से 48 रुपये की चीज़ें ख़रीद रहे थे। अब वही $1 को अमेरिकन जब इस्तेमाल करेंगे ना इंडिया में, तो वो $1 दे के उनसे 58 रुपये की चीज़ें खरीद सकते हैं 2013 में, क्योंकि अब जो डॉलर है वो 58 रुपये का हो गया है 2013 में। अब अमेरिकन के लिए जो इंडियन चीज़ें हैं, इंडिया की चीज़ें हैं वो सस्ती हो गई हैं,
लिहाजा क्या होगा, अमेरिकन जो है वो इंपोर्ट करेंगे, ज़्यादा इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। और इंडिया को क्या इसका बेनिफिट होगा, इंडिया के एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे। इंडिया की जैसे करेंसी डेप्रिशिएट हुई, ठीक है, चीज़ें सस्ती हुई, ठीक है, तो अमेरिकन को फ़ायदा हो गया, उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्ट की क्योंकि उनको चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। और इस तरफ से अमेरिकन की इम्पोर्ट बढ़ी है और इस तरफ से जो इंडियंस हैं उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, उन्होंने चीज़ें बेचनी ज़्यादा शुरू कर दी क्योंकि उनकी चीज़ें सस्ती हो गई हैं, लिहाजा उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं। तो जब किसी कंट्री की जो करेंसी है वो डिक्रीज होती है, ठीक है, यानी कि उसकी प्रोडक्ट्स, इसका मतलब सस्ती हो गई हैं बाहर ममालिक में, तो लोग ज़्यादा इंपोर्ट, बाहर के ममालिक में लोग उसकी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। इस तरह से एक कंट्री की जो एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, वो जो है बढ़ जाती हैं। जब आपकी, जैसे आप मिसाल के तौर पर आपकी अपनी एक शॉप है, जब आप वहाँ पे अपनी चीज़ों की प्राइसेस को कम कर देंगे तो सारी बात आपकी सेल बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आपकी चीज़ों की प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो आपकी सेल कम हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को आपने अप्लाई करना है इंटरनेशनल ट्रेड में, लेकिन आपने यहाँ पे करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है कि करेंसी जो है अगर अगर आपकी डिक्रीज होगी, जैसे इंडिया की करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो गई है, ठीक है, पहले 48 रुपए का डॉलर था, अब जो है 2013 में 58 रुपए का डॉलर है। डॉलर सेम ही है, लेकिन पहले इंडियंस 48 रुपए का एक डॉलर खरीद रहे थे, अब वही डॉलर खरीदने के लिए उनको 58 के 10 इजाफी रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब इंडियन करेंसी में डीवैल्यूएशन हुई है, इंडियन करेंसी डिक्रीज हुई है। इसकी वजह से इंडियन करेंसी डिक्रीज होने की वजह से इंडियन प्रोडक्ट सस्ती हो गई हैं अमेरिकन के लिए। अब अमेरिकन जो है लेस एक्सपेंसिव जो है वो चीज़ें वहाँ से मंगवा रहे हैं जो एक्सपेंसिव नहीं है। अमेरिकन की इंपोर्ट बढ़ गई, अमेरिकन ज़्यादा मंगवा चीज़ें मंगवाना क्योंकि अमेरिकन में डिमांड बढ़ गई है, इंडियन चीज़ें सस्ती होने की वजह से अमेरिकन लोगों ने वो चीज़ें मंगवाना शुरू कर दी, वहाँ डिमांड बढ़ गई है और अमेरिकन की इंपोर्ट बढ़ी है और उधर से इंडिया की जो सेल है या इन अदर वर्ड जिसे हम एक्सपोर्ट कह रहे हैं, ठीक है, वो बढ़ गई है, ठीक है, चीज़ें सस्ती होने की वजह से उसकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। तो इस तरह से चीज़ों पे इफेक्ट होता है। और यूएस जो है अब यूएस को क्या फ़र्क पड़ेगा, यूएस की जो एक्सपोर्ट्स है ना वो डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। यूएस की इंपोर्ट यानी कि अमेरिकन की इंपोर्ट तो बढ़ जाएंगी, सस्ती चीज़ें वो इंडिया से मंगवाएंगे तो सही, लेकिन जब यूएस अमेरिकन एक्सपोर्ट करना चाहेंगे ना वो नहीं होगी। उसकी वजह क्या है, एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन आ जाएगा क्योंकि अमेरिकन की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियंस के लिए महंगी हैं। तस्वीर के दो रुख है, दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करें। अमेरिकन के लिए इंडियंस प्रोडक्ट सस्ती हैं, लेकिन इंडियंस के लिए अमेरिकन प्रोडक्ट सस्ती नहीं है क्योंकि इंडिया में $1 खरीदने के लिए अब 48 की बजाय 58 रुपए अदा करने पड़ रहे हैं। पहले जो इंडियन 2012 में $1 की कोई चीज मंगवाते थे तो 48 रुपए में मंगवाते थे, अब वही इंडियंस 2013 में वही चीज मंगवा रहे हैं तो 48 रुपए की बजाय 58 रुपए दे रहे हैं। यानी कि इंडियंस अगर अमेरिका से मंगवाएंगे चीजें तो उन्हें महंगी पड़ेंगी, ठीक है। तो इंडियंस की इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। सेल ज्यादा करेंगे कुछ चीजें सस्ती बेच रहे हैं, लेकिन मंगवाएंगे कम, इंपोर्ट कम करेंगे क्योंकि चीजें महंगी मिल रही है अमेरिका से उनको, क्योंकि उनकी अपनी करेंसी डेप्रिशिएट होगी इंडियंस की। और ऑन द अदर हैंड अमेरिकन को देखेंगे, अमेरिकन को इंडिया से चीजें सस्ती मिल रही है तो वो इम्पोर्ट ज्यादा करेंगे, लेकिन अमेरिकन की एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएंगी क्योंकि अमेरिकन की चीज़ें जो है वो महंगी हैं इंडिया में, लिहाजा इंडिया में डिमांड उनकी कम हो गई है और लोग नहीं खरीद रहे, महंगी हो गई है, लिहाजा अमेरिकन की एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, ठीक है। अमेरिकन की एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, इंडियंस की एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। इधर से अमेरिकन की इम्पोर्ट बढ़ जाएंगी, उधर से इंडियंस की इम्पोर्ट जो है वो कम हो जाएंगी। तो इस तरह से जो है जब करेंसीज में एक्सचेंज करेंसी में फ्लक्चुएशन आती है करेंसी रेट में, ठीक है, जब बढ़ती है डेप्रिशिएट होती है तो इस तरह से इकोनॉमीज में फर्क पड़ता है, ठीक है। होपफुली आपको एग्जांपल जो है ये समझ आई होगी, आप इसको दोबारा से एक दफ़ा रीड आउट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम एक और इसी तरह की मिसाल लेते हैं, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी इसमें। फॉर एग्जांपल हम यूरो की और डॉलर की मिसाल ले लेते हैं। अभी तो हमने रुपीज़ की और डॉलर की मिसाल ली ना। सपोज हम बात करते हैं कि आज जो है ना आपका एक यूरो जो है वो $1 के इक्वल है, ठीक है। मिसाल फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि $1 जो है वो 1 यूरो के इक्वल है, ये वाली बात। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यूरोपियन जो है यूएस से $1 बाय करना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें 1 यूरो अदा करना पड़ेगा।
और इसी तरह से अमेरिकन अगर 1 यूरो लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी उनको $1 देना पड़ेगा, यानी कि एक के बदले एक है, ठीक है, दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं ₹1 के बदले। अब सपोज करें सिचुएशन इस तरह से हो गई है कि रेट बढ़ गया, अब जो $1 था ना वो 1.5 यूरो के इक्वल हो गया है। यहाँ पे देखें $1 जो है वो किसके इक्वल हो गया है, 1.5 यूरो के, यानी कि 1.50 अगर यूरो हो, ठीक है, तो उससे आपको $1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डॉलर महंगा हो गया, ठीक है, और यूरो सस्ता हो गया। अगर यूरोपियन वाले जो लोग हैं, यूरो वाले जो लोग हैं, वो अगर $1 खरीदना चाहेंगे अब, तो उन्हें 1.5 यूरो अदा करना पड़ेगा, फिर उनको $1 मिलेगा, ठीक है। और अगर इसी बात को मैं अमेरिकन के लिए करूं कि अमेरिकन $1 का इस्तेमाल करते हुए 1.5 यूरो खरीद सकते हैं, ठीक है। अब ओवरऑल बात यह है कि जो यूरो वाली करेंसी है वो डिक्रीज, उसकी वैल्यू डाउन हुई है, ठीक है, वो डेप्रिशिएट हुई है, और अमेरिकन यूएस डॉलर जो है वो अप्रिशिएट हुआ है, बढ़ गई, क्योंकि अब यूएस $1 का इस्तेमाल करते हुए आप 1.5 यूरो खरीद सकते हैं, 1.5 यूरो, और जो यूरो वाले हैं वो 1.5 यूरो का इस्तेमाल करके सिर्फ $1 खरीद सकते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, इफेक्ट को हम स्टडी करते हैं। इफेक्ट हम दो तरह से करेंगे कि फर्म्स पे इसका क्या इफेक्ट होगा और कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट होगा, हम इसको एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं। अब बात यह है कि यूरो वाली जो करेंसी है वो डिक्रीज हो चुकी है, और अमेरिकन वाली जो यूएस डॉलर्स है वो इंक्रीज, उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज को डॉलर बाय करने के लिए ज़्यादा यूरो देने पड़ते हैं, लेकिन अमेरिकन को थोड़े डॉलर से वो ज़्यादा यूरो बाय कर सकते हैं, ठीक है। अमेरिकन अगर इंपोर्ट करेंगे यूरोपियन कंट्रीज से तो उनको सस्ती पड़ेंगी, लेकिन अगर यूरोपियन कंट्रीज इंपोर्ट करेंगे अमेरिका से तो उनको महंगी पड़ेंगी, क्योंकि उनको $1 के बदले 1.5 यूरो देना पड़ता है, लिहाजा उनको इंपोर्ट अमेरिका से महंगी पड़ेगी। अमेरिका को यूरो से इंपोर्ट जो है वो यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट सस्ती पड़ेगी, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज को अमेरिकन से इंपोर्ट महंगी पड़ेगी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम मजीद वाज़ह करने की कोशिश करते हैं। अब अफेक्ट क्या होगा फर्म्स के ऊपर इसका, सबसे पहली बात तो यह है कि यूरोपियन फर्म्स जो अपना रॉ मटेरियल वगैरह अमेरिका से मंगवा रही थी, ठीक है, अब वो उनका जो है ज़्यादा कॉस्टली हो गया। कैसे कॉस्टली हो गया कि पहले जो $1 की चीज़ थी वो 1 यूरो दे के मंगवाते थे, अब वही $1 की चीज़ जो है वो 1.5 यूरो दे के मंगवा रहे हैं। तो यूरोपियन फर्म्स की जो इनपुट, जो रॉ मटेरियल जो वो इंपोर्ट किया करते थे अमेरिका से, वो तो महंगा हो गया। रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से जो उनकी चीज़ों की कॉस्ट थी वो बढ़ गई है, ठीक है। दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज जो पहले रॉ मटेरियल मंगवाया करते थे अमेरिका से, वो $1 का अगर कोई रॉ मटेरियल था ना, उसको $1 के बदले 1 यूरो दिया करते थे, ठीक है। लेकिन अब वही रॉ मटेरियल जो $1 का है वो 1.5 यूरो दे के मंगवा रहे हैं, लेकिन यानी कि महंगा मंगवा रहे हैं। इस महंगे इनपुट की वजह से, इस महंगे रॉ मटेरियल की वजह से जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी महंगी होगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी महंगी होगी, क्योंकि जो इंपोर्ट है वो महंगी हो रही है, ये ज्यादा यूरो देने पड़ रहे हैं। इस तरह से जो यूरोपियन फर्म्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी कम होने की वजह से अब उनकी जो है इंपोर्ट्स में फिर डिक्रीज आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। इंपोर्ट वो कम कर, क्योंकि महंगी चीज मिल रही है, जब आपको महंगी चीज मिले कहीं से तो आप नहीं खरीदेंगे, सिंपल सी बात है। एक दुकान वाले ने अपना रेट इंक्रीज कर दिया, आप वहां से चीज नहीं खरीदेंगे, आप जहरी बात है ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां से आपको वो चीज सस्ती मिले। अब अमेरिका से यूरोपियन कंट्री को चीज महंगी मिल रही है, तो लिहाजा वो नहीं खरीदेंगे, इंपोर्ट कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनकी प्रॉफिट, क्योंकि उनकी चीजों की कॉस्ट बढ़ रही है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो रही है। ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें, यूएस की एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। यूएस की एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ जाएंगी, ठीक है, कि यूएस जो है वो अपनी चीजें जो है वहां पे बेच रहा है, ठीक है, बिकॉज यूरो हैज बिकम लेस एक्सपेंसिव फॉर यूएस कंज्यूमर्स, ठीक है। तो यूरो जो है वो लेस एक्सपेंसिव हो गया किसके लिए, अमेरिकन के लिए। तो फर्म कैन इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूरोपियन यूनियंस के हवाले से बात कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियंस जो है वहाँ पे, वहाँ उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगी अमेरिकन के लिए, यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है वहाँ पे जो कंट्रीज हैं अगर वो मंगवाएंगे तो महंगा मंगवाएंगे, ठीक है, लिहाजा उनकी इंपोर्ट कम हो जाएंगी। लेकिन अगर बेच रहे हैं तो ज़्यादा बेच सकते हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट अमेरिका में सस्ती है,
अमेरिका की प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में महंगी है, यूरोपियन यूनियन की प्रोडक्ट अमेरिका में सस्ती है। इस कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि जब अमेरिकन यूरोपियन यूनियन से जो कोई चीज खरीदते हैं तो सस्ती खरीद रहे हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज जब अमेरिका से कोई चीज खरीदते हैं तो उनको $1 के बदले $1.5 देना पड़ता है, तो वो लिहाजा महंगी खरीद रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन की इंपोर्ट कम हो जाएगी लेकिन एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। इंपोर्ट इसलिए कम होगी क्योंकि महंगी चीजें मिल रही अमेरिका से, वो नहीं खरीदेंगे। एक्सपोर्ट इसलिए बढ़ जाएंगी क्योंकि उनकी चीजें सस्ती हैं अमेरिका में। अमेरिका जो है $1 दे के €1.5 की चीजें खरीद सकते हैं, लिहाजा अमेरिका में यूरोपियन कंट्रीज की डिमांड बढ़ जाएगी, इन कंट्रीज की प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, लिहाजा अमेरिकन ज्यादा मंगवाएंगे यूरोपियन कंट्री से चीजें वगैरह क्योंकि उनको सस्ती पड़ रही हैं। इस तरफ यूरोपियन फर्म्स जो है उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। तो दो ही चीजें होती हैं, ठीक है, या एक्सपोर्ट बढ़ जाती हैं या इंपोर्ट कम हो जाती हैं, ठीक है, या इसका आप रिवर्स कर लें। अब यूरोपियन कंट्रीज में क्या हुआ, इनको महंगी चीजें मिल रही थी अमेरिका से, ठीक है, तो इनकी इंपोर्ट कम हो जाएगी और एक्सपोर्ट्स जो है इनकी अमेरिकन को ज्यादा हो जाएंगी क्योंकि इनकी चीजें अमेरिका में सस्ती हो गई हैं। अमेरिकन $1 के बदले €1.5 की चीजें खरीद सकते हैं, ठीक है। और इनके जो प्रॉफिट्स हैं, एक्सपोर्ट करने से जो प्रॉफिट्स हैं वो यूरोपियन फर्म्स के बढ़ सकते हैं, एक्सपोर्ट करने से जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कंज्यूमर पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज यूएस प्रोडक्ट्स एंड सर्विस नाउ कॉस्ट मोर। जो यूरोपियन कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, वो कहेंगे यार अगर हम, जैसे कि हम बात कर लेते, एक बंदा अगर यूरोप में रहता है, ठीक है, वो कहेगा यार अगर मैं अमेरिका से कोई चीज मंगवा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे $1 की चीज मंगवाने के लिए €1.5 देना पड़ता है, मुझे तो चीज महंगी पड़ रही है। लिहाजा जो यूरोपियन कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी, वो चीजें मंगवाना कम कर देंगे अमेरिका से क्योंकि चीजें महंगी मिल रही हैं अमेरिका से, उनकी डिमांड कम हो जाएगी। दूसरी बात क्या है कि जो लोग अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट थे, ठीक है, मतलब इंपोर्ट इंपोर्ट ही करते रहते थे हर टाइम, अमेरिकन चीजों पे इतने डिपेंडेंट थे कि उसके बगैर रह नहीं सकते, अब उनको क्या करना पड़ेगा, उनको बहुत ज्यादा जो है वो वहां पे कंज्यूम करना पड़ेगा, महंगी चीजें मंगवानी पड़ेंगी और उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो राइज हो जाएगी, ठीक है। उनके जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो उनका स्टैंडर्ड था, जिस स्टैंडर्ड पे वो मेंटेन किया हुआ था उन्होंने अपने आप को, वो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग उनकी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर वो अमेरिकन प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट हैं और अब अमेरिकन प्रोडक्ट महंगी हो चुकी हैं, उनको $1 की चीज खरीदने के लिए $1.5 देना पड़ रहा है, लिहाजा उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाएगी, इम्पोर्ट्स की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा, फ्यूअर यूरोपियन टूरिस्ट कैन अफोर्ड टू विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, बहुत कम जो है यूरोपियन जो है वो बहुत सैर व तफरीह के लिए जाएंगे अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका का जो डॉलर है वो अप्रिशिएट हो गया। अब वहाँ पे $1 की चीज़ खरीदने के लिए उनको €1.5 देना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर टिकट ही खरीदनी है, ठीक है, अमेरिकन जहाज़ की टिकट खरीदनी, तो 500 अगर डॉलर की अगर टिकट है फॉर एग्जाम्पल, तो $500 के बदले इनको €750 देने पड़ेंगे, तो महंगी हो जाएगी। पहले $500 के बदले 500 देने पड़ते थे, अब $500 के जहाज की टिकट के लिए यूरोपियन कंज्यूमर जो है उसको €750 देने पड़ेंगे, तो फिर वो वहाँ जाएगा अमेरिका में, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ आपको। तो लिहाजा यहाँ पे यूरोपियन कंज्यूमर्स जो हैं वो डिमांड कम कर लेंगे अपनी अमेरिकन प्रोडक्ट्स की, या जो यूज़ कर रहे हैं उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, या तीसरी बात क्या है कि यहाँ से जो लोग हैं अमेरिका जाना कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अमेरिका की जो डॉलर है वो अप्रिशिएट हो चुका है, ठीक है, और उनको अब ज़्यादा खर्चा पड़ रहा है टूर करने पे, तो टूरिस्ट भी जो है वो वहाँ पे जाना कम कर देंगे या उनकी उनकी अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को जो है अगर हम रिवाइज भी कर सकते हैं इस तरह से, अब हमने बढ़ाया था डॉलर और डिक्रीज किया था यूरो, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। इस एग्जांपल को हम अगर हम कहें जी कि $1 हो और 0.5 हो, इस सूरत हाल में क्या होगा जी, डॉलर डिक्रीज हो गया, यूरो अप्रिशिएट हो गया। तो ये जो सारी बातें मैंने आपको यूरोपियन फर्म और यूरोपियन कंज्यूमर के हिसाब से बताई ना, इन सब को उठा के फिट कर लेंगे हम अमेरिकन फर्म पे और अमेरिकन कंज्यूमर्स पे। इसका मतलब पता क्या है, 0.50 हो और $1 हो, इसका मतलब पता क्या है कि अगर यूरोपियन जो हैं वो $1 की चीज खरीदने के लिए आधा यूरो दे रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात है, इंपोर्ट्स बढ़ जाएगी, ठीक है।
और अमेरिकन जो हैं 0.5 यूरो की चीज खरीदने के लिए $1 दे रहे हैं। यानी कि अमेरिका में चीजें, जो यूरोपियन चीजें हैं वो महंगी हो गई हैं, और यूरोप में जो अमेरिकन चीजें हैं, यूरोप में जो अमेरिकन चीजें हैं वो सस्ती हो गई हैं, क्योंकि एक यूरोपियन को अमेरिका से $1 की चीज मंगवाने के लिए 0.5 यानी कि आधा यूरो देना पड़ता है, और एक अमेरिकन को यूरोप से आधे डॉलर की चीज मंगवाने के लिए, आधे यूरो की चीज मंगवाने के लिए $1 देना पड़ता है। अमेरिका में यूरोपियन चीजें महंगी हो गई हैं, यूरोप में अमेरिकन चीजें सस्ती हो गई हैं। इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, और ये सारी बातें रिवर्स हो जाएंगी। सारी बातें जो यूरोपियन फर्म्स के वाले से मैंने की, यूरोपियन कंज्यूमर के वाले से मैंने की, ये सारी बातें आप शिफ्ट कर सकते हैं अमेरिका पे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा करेंसी रिस्क जो है वो अफेक्ट करता है किसी कंट्री की फर्म्स पे, किसी कंट्री के कंज्यूमर्स पे। ठीक है, और इस तरह से हम रिस्क को वेरीफाई करते हैं। तो आज के टॉपिक के हवाले से इतना ही। नेक्स्ट हम जो है इसमें हाउ एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइन, कि एक्सचेंज रेट को हमने डिटरमाइन किस तरह से करना है, मालूम कैसे करना है कि एक्सचेंज रेट कैसे मालूम किया जाता है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। डिमांड सप्लाई का रोल इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।